नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई और वजह फिर से शरद पवार, जिन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब शरद पवार ने एकाएक इस्तीफा क्यों दिया? क्या शरद पवार ने इस्तीफे को लेकर के कुछ बड़ा गेम किया है? और सबसे बड़ी बात, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को ही कह दिया था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं। इस बयान के ठीक 16वें दिन आज 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब दूसरा धमाका क्या है, इसको लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सब के तर खबरें यह भी है कि एनसीपी में टूट कभी भी हो सकती है। अजीत पवार कोई भी खेल कर सकते हैं। ऐसे वक्त में शरद पवार ने इस्तीफा देकर के पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश की है। क्या ताकत दिखाने की कोशिश की है कि तमाम भावुक कार्यकर्ता अब भी कह रहे हैं शरद पवार को कि दादा ना जाओ, क्योंकि पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा वापस लेने की उनसे गुजारिश कर ली है। हालांकि अजीत पवार ने कहा है कि यह तो एक दिन होना ही था। कुल मिलाकर सवाल यह है कि शरद पवार के इस्तीफे का असली मकसद क्या है। इन सब मुद्दों पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखिए ये अहम बयान। इतकी वर्ष संजीव मिळवल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असलं विनंती आहे, आता पवार साहेबांना घरी जाऊ द्या। आम्ही थोडा वेळ तुम्हाला सगळ्यांच्या इथं थोडा वेळ थांबतो, नंतर आम्ही पण घरी जाऊन साहेबांना कन्व्हिन्स करतो आणि साहेबांचा निर्णयाच्या बद्दल साहेबांशी चर्चा करून त्याच्यातनं मार्ग काढायचा। आता सगळ्यांचं ऐकून घेतलंय, सगळ्यांनी आपापल्या परीनं भावना तीव्र केल्या। आता संजयने पण सांगितलं की आता वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये देखील कार्यकर्ते फार नाराज झालेले आहेत आणि ते त्यांचं मत तिथं व्यक्त करतायत। त्याच्यामुळं आता साहेबांना गेल्यानंतर आम्ही 4-5 वाजता तिथं जाऊ सिल्वर ओकला, साहेबांना सांगू आता साहेब एवढं सगळं झालेलं आहे तर आपण थोडंसं। आज उनके पद से, उनके अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। जो मीडिया में अजीत दादा पवार के बारे में जो आता था, या उनके परिवार में कुछ हो या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को जो जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे तब इस बारे में वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। लेकिन एक शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है। लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के, जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा, उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि शरद पवार के इस्तीफे से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है, जिसका जिक्र किया था सुप्रिया सुले ने। क्या महाराष्ट्र की सियासत में अब कुछ बड़ा होने वाला है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं शरद पवार के बाद अब पार्टी कौन संभालेगा? महाराष्ट्र में अब किसका टाइम आने वाला है? और एक और बड़ा सवाल, एक धमाका तो हो गया, अब दूसरा धमाका क्या होगा? तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विश्वास पाठक हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं,
राकेश शेट्टी हैं जो कि कांग्रेस का प्रवक्ता है, सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि एनसीपी की प्रवक्ता हैं, राजपुंज हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट से आते हैं, कृष्णा हेगड़े हैं जो कि प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट से, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ एनसीपी से हैं। सबसे पहले विश्वास भाई मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं बहुत ओपनली पूछता हूं क्योंकि सुप्रिया सुले ने 15 दिन पहले ही कहा था, जिस वक्त बहुत अटकलें तेज थी कि अजीत पवार किसी भी वक्त जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अपने जो है लगभग 40 के करीब विधायकों के साथ, उस वक्त ही कहा जा रहा था कि पार्टी टूट सकती है और यहां पर पार्टी टूट सकती है। इस कारण से शरद पवार ने खेला अपना दावा, अपनी कुर्बानी दे दी क्योंकि बीजेपी पार्टी तोड़ने वाली थी, बीजेपी पार्टी तोड़ने की फिराक में थी। ये मेरा सीधा सवाल है सर, एक राजनीति से जुड़ा। देखिए, ये वाकई में इनका अंदरूनी मामला है, वो क्या करना चाहते क्या नहीं वो अभी समय बताएगा। जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है, शरद पवार जब भी कुछ कहते हैं तो सुप्रिया सुले रहो या अजित दादा पवार हो या कोई भी रहो, कम से कम 24 घंटा उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसका मतलब कुछ अलग ही होता है, इतना वो आसान तरीका नहीं होता है। लेकिन आप एक बात सोच लीजिए कि जहां जहां पर यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक पार्टियां होती है या परिवारवादी फैमिली होते हैं, इसमें ऐसा ही होता है। इनका अगला अध्यक्ष कौन होगा वो उनको भी मालूम नहीं होता है, ना उधर कोई इलेक्शन होता है। इसलिए जहां तक शरद पवार का सवाल है, ये बहुत ही उन्होंने खेली हुई चाल है और इसमें ये सीधा सीधा कोई बात नहीं, कोई बड़ी राजनीति है उसमें। राकेश शेट्टी, महाविकास अघाड़ी, कहां महाविकास अघाड़ी के साथ जो है साथ लेकर के चलना था एक बहुत बड़े गठबंधन को, और कहां अब एनसीपी के अध्यक्ष पद का इस्तीफा। अब कहीं ना कहीं अब राजनीति से तो दूर ही रहेंगे, एक बहुत बड़ा झटका आने वाले वक्त, आने वाले चुनाव के लिए। देखिए, हाँ सही बात है। शरद पवार जी ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के नेता है, और जैसे आपने उनका मुख्य भूमिका महाविकास आघाड़ी के जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट था, और आज देश में भी अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती दे सकता है, सब विपक्ष की पार्टी को एक साथ ला सकता है, उसमें मैं समझता हूँ शरद पवार जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और आगे भी रहेगा। बिकॉज आज जो उनका रेजिग्नेशन का हुआ वो स्पॉन्टेनियस था, और मुझे नहीं लगता ये झटका सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस और हमारे जो शिवसेना गट हमारे साथ है उनके भी कार्यकर्ता के लिए है, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास रहा है शरद पवार जी का। महाराष्ट्र के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे, देश के कृषि मंत्री रहे, और बहुत बड़ा भूमिका उनका राजनीति में। नहीं, एकाएक कुछ तो रहा होगा ना सर, कि आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, एकाएक कुछ तो रहा होगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का इतना बड़ा चेहरा, विपक्ष जो है वो थर्ड फ्रंट के लिए जो है उनका चेहरा जो है सबसे बड़ा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, एकाएक वो इस्तीफा दे देते हैं। बिल्कुल, तो कुछ तो रहा होगा इसके पीछे सर। पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है, इफ देयर इज एनी सर्टेनिटी इन पॉलिटिक्स दैट इज अनसर्टेनिटी। तो ये तो समय ही बताएगा। आज बहुत प्रीमेच्योर रहेगा हमें डिसाइड करना कि उनके मन में क्या था, मगर मुझे लगता है 2-4 दिन में पूरी स्थिति साफ होगी। बिकॉज आज आप जैसे देख रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे कि जो कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र के, मुझे लगता है बहुत ही जल्द वो मुंबई की तरफ रुख करेंगे, और जाहिर सी बात है कि ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। राष्ट्रवादी का निर्णय है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, मगर मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं का भावना को भी सम्मान जरूर शरद पवार जी करेंगे, और ये जो निर्णय है उनको वापस लेना पड़ेगा, ऐसा स्थिति बन रही। कृष्णा हेगड़े, कहीं ऐसा तो नहीं था कि डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला आने वाला है, डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला आ जाएगा तो आपके जो है लगभग जो है 16 विधायक जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर ऐसे में नंबर गेम नहीं रहेगा। अगर यहां पर अजीत पवार आते हैं तो उसी सब के मद्देनजर कहीं ना कहीं अब यह फैसला उठाया गया है। सचिन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी नंबर्स है। अगर 288 हमारा स्ट्रेंथ है हाउस में, उससे आप 16 निकाले तो 272 होता है, और हमारे पास लगभग 160 से ऊपर विधायक है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी, तो ये सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो ये मैं पहले स्पष्ट करूं। दूसरी बात, ये जो शरद पवार साहब ने इस्तीफा दिया है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, और हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आगे चल के क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो
निश्चिंत है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो एकदम कमजोर पहले भी थी, अभी और भी कमजोर हो चुकी है। और आने वाले 2 हफ्ते में क्या क्या महाराष्ट्र में डेवलपमेंट होगा पॉलिटिक्स में और देश के पॉलिटिक्स में, वो देखने लायक होगा और हम इसके ऊपर नज़र रखें। लेकिन ये कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो शिवसेना और बीजेपी का जो नेतृत्व है, जो हमारी सरकार है, वो महाराष्ट्र के लोगों के हित में अच्छी काम कर रही है और हम काम करते रहेंगे। अभी महाविकास आघाड़ी टूटता है क्या फूटता है क्या साथ में रहता है, उसके हमें कोई चिंता नहीं है। 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में हम बहुमत से बहुत भारी संख्या में जीत के आएंगे, ये तो निश्चित है। राजपूत, ये सवाल तो उठेगा ना, मतलब उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पर कि मुख्यमंत्री रहे, महाविकास आघाड़ी ने मुख्यमंत्री बनाया, खुद शरद पवार का इसमें डिसीजन था, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, पहले जो है वो शिंदे जो है वो लगभग पार्टी ले उड़े, तब वो नहीं संभाल पाए, अब उसके बाद एनसीपी के अध्यक्ष पद को से इस्तीफा दे दिया और पता ही नहीं चला उद्धव ठाकरे को। हो सकता है वो रोक लेते। देखिए सचिन जी, मैंने करेक्शन कराया, यहाँ पे लिखा गया था उद्धव गुट की तरफ, तो मैं एकनाथ शिंदे के साथ ही हूँ। और जब हम शिवसेना का आप मेरे पीछे चुनाव चिन्ह देख रहे हैं, तो इसी से आपको अवगत हो गया होगा कि हम शिवसेना के साथ हैं। और यानी आप भी शिंदे गुट से? जी जी जी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के हम साथ खड़े हैं। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, पीछे हमारे पूर्व में जैसे शरद पवार जी हमारे साथ रहे 2019 से जब सरकार बनी, और उसके बाद एक सीनियर लीडर है शरद पवार जी, उनका सम्मान है हमेशा, विपक्ष में और पक्ष में दोनों में उनका सम्मान किया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनका सम्मान करते हैं। तो दूसरी तरफ है, आज जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो उनका डिसीजन था वो निजी कारणों से था या किस तरह से था, राजनीति को लेकर था या कुछ परिवार में कुछ लेकर था, तो इस पर तो मुझे लगता है हमारे बीच में जो एनसीपी की प्रवक्ता है वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन 25 सालों का जब ये एनसीपी का गठन हुआ 1999 में, लगभग मेरे ख्याल 1999 में गठन हुआ, और उसके बाद क्योंकि गठन इसलिए किया गया क्योंकि विदेशी प्रधानमंत्री को तहत जो कांग्रेस में चल रहा था उसको ना बनाने के कारण, जब शरद पवार जी, शर्मा जी और तारिक अनवर जी ने मिलकर एनसीपी का बनाई इस पार्टी को, और आज उस शिखर पे लाते इसको खड़ा कर दिया। मतलब एक अच्छे उसमें नाम आता है और उसको अच्छे विचारधारा के साथ, जो भी उनके अपनी पार्टी की विचारधारा उसके तहत उसको चलाया गया। तो मैं यही सचिन जी समझ सकता हूँ कि इस पे एनसीपी ज्यादा अच्छा इस पे बता पाएंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी और क्या करेंगे। महाविकास आघाड़ी है जिस प्रकार से चल रही है, सबको पता है वहाँ पर क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में वहाँ क्या होगा ये तो किसी को मालूम नहीं है। रात में कुछ होता है, वहाँ दिन में कुछ होता है। तो महाविकास आघाड़ी के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊँ, और इन्हीं कारणों से शायद नहीं। ठीक है, मैं इस चर्चा को अगर ब्रॉडर लेकर के जाऊं, कपीश जी कुछ तो हुआ होगा ना, इतनी जल्दी और इतना कोई ये तो नहीं होगा कि एकाएक है, कुछ तो यहाँ पर सोचा होगा शरद पवार ने, इससे पहले भी सोचा होगा, क्योंकि शरद पवार ही जो है कहीं ना कहीं सबसे क्रेडिबल चेहरा, भले अखिलेश यादव कहते रहे हो, ममता बनर्जी कहती रही है कि इकट्ठा कोई ला सकता है, कुछ सबसे बड़ा जो है अलायंस बन सकता है तो शरद पवार की अगुवाई में बन सकता है। वहीं एकाएक शरद पवार रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। सचिन भाई, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को कहती है कि शरद पवार जी एक ऐसे नेता हैं देश के जिनसे अब राजनीति खुद सीखती है। राजनीति लोग सीखते हैं, लेकिन शरद पवार जी से राजनीति स्वयं कुछ ना कुछ ग्रहण करती है। और 15 दिन पूर्व जिस तरीके से सुप्रिया सूले जी ने 2 बातें अपनी कही थी, उनमें से एक बात घटित हुई है। इसके मतलब ये चर्चा उन लोगों के अंदर काफी कुछ है, और इससे हम समझते हैं महाविकास आघाड़ी को कुछ न कुछ और मजबूती मिलेगी, ये हम देख रहे हैं। क्योंकि शरद पवार जी ने अगर इस्तीफा दिया है तो वो इस्तीफा बहुत सोचा समझा है, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस्तीफा अब वो किसी भी किस्म से वापस लें, क्योंकि उनके इस्तीफे के पीछे भी उनकी पार्टी की बहुत बड़ी मजबूती छुपी होगी। क्योंकि शरद पवार जी ने आज तक देश की राजनीति में राजनीति के जो ककहरे हम सारे लोगों को सिखाए हैं, इसमें हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शरद पवार जी महाविकास आघाड़ी के साथ साथ अपने नेतृत्व के अंदर, वो कोई भी हो, जो भी एनसीपी का आगे आने वाला अध्यक्ष होगा,
वो उनसे ही सीख कर आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में होने वाली या हो रही बगावत को भांप गए होंगे, क्योंकि इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं कि क्योंकि सबने कहा कि दादा ना जाइए, सबने कहा कि रुक जाइए शरद पवार, लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो एंटिसिपेटेड था। वही अजीत पवार जिनके बारे में कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ के अपने साथ ले जा रही है। देखिए, इसमें कहीं दो राय, अजीत पवार साहब की जो कहीं ना कहीं से एक सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के प्रति रहा है, वो सारी दुनिया ने देखा है, और किस तरीके से वो अचानक चले गए थे उनके साथ। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है, अजीत पवार जी को अभी बहुत कुछ शरद पवार जी से सीखना पड़ेगा, और जब तक शरद पवार जी हैं तब तक हमें नहीं लगता कि महाविकास अघाड़ी या एनसीपी को किसी किस्म की कोई चोट पहुंचेगी। विश्वास पाठक जी, मतलब कि कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े प्लान की हवा निकाल दी शरद पवार ने, एक तीर से दो निशाने, अपनी पार्टी भी बचा ली, बीजेपी के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। बीजेपी के मंसूबे क्या है? बीजेपी में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे है। हमारे पास 170 से ज्यादा की मेजोरिटी है। आज मेजोरिटी के लिए 144 की जरूरत है, और 16 को डिस्क्वालीफाई भी हो जाते तो उसके बावजूद भी हमारे पास पर्याप्त मेजोरिटी है, तो हमें कोई एनसीपी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये तो एनसीपी के अंदर का अंदरूनी मामला है। तो सर एनसीपी तो आ भी नहीं रही थी, आ तो अजीत पवार रहे थे अपने 40 विधायकों के साथ ना। ये तो वो बार बार कहते रहे, मना भी नहीं करते रहे। ठीक है, एक बार मना किया, उसके बाद कहीं चले गए थे। बीजेपी की तरफ से बड़े सॉफ्ट कॉर्नर वाले बयान आ रहे थे, अब भी अटकलें तेज हैं कि कहीं इससे पहले कि शिंदे एकनाथ शिंदे जैसा काम जो अजीत पवार करते, यहां पर दाव चल दिया दादा ने। नहीं, 2019 की अगर आप बात करते हो तो 19 के इलेक्शन में शिवसेना ठाकरे गट और भारतीय जनता पार्टी ने साथ में इलेक्शन लड़ा था और हमको मैंडेट भी मिला। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हमारे साथ गद्दारी की, और जब महाराष्ट्र में इंस्टेबिलिटी थी और बीजेपी के पास 106 सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी, उस समय हमें अजीत दादा पवार ने सपोर्ट किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। उस स्थिति में हमने अजीत दादा का सपोर्ट लिया था। आज उद्धव ठाकरे सरकार, अपना जो शिंदे सरकार है, शिंदे की जो शिवसेना है वो और हमारी बीजेपी की सरकार स्ट्रांग है। आज हमें अजीत दादा पवार का वैसे सपोर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट होते आना चाहते हैं तो हम हमारे टर्म्स में उनका स्वागत करेंगे। ठीक है राकेश शेट्टी, ये जो आकृष्ट होकर आना चाहते हैं वाला जो बात होती है, बिटवीन द लाइन्स क्या है और क्या इसी से जुड़ा है ये इस्तीफा? देखिए, मैं सबसे पहले बात तो हमारे बड़े भाई कृष्णा हेगड़े जी ने ये कहा कि 16 लोग डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी उनके पास नंबर्स है। तो पहला सवाल उनको ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन रहेगा? और ये पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर शिंदे गठ को इतना सपोर्ट दे रही है तो 3 दिन के लिए एकनाथ शिंदे जी गांव पे चले गए थे, 3 दिन के दौरा पे मंत्रालय से दूर अपने गांव में जाके बैठ गए थे। ये नाराजगी का कारण क्या है? और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी अगर शिंदे जी के साथ है तो वो अजीत पवार को इतना एप्लीसमेंट क्यों कर रही है, क्यों उनको बुला रही है अपने पास? ठीक है। और जिस अजीत पवार पे एक और सवाल, जिस अजीत पवार के ऊपर इन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनको जेल भेजने की बात करती थी, और उन्हीं के साथ बैठकर सुबह अर्ली मॉर्निंग शपथ भी ले लिया। तो आप एक तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, उनके जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको जेल भेजने का बात करते हैं, और उन्हीं के साथ अलायंस भी करते हैं। तो ये जो है लोगों के सामने जा रहा है। और फिर एक बार, अभी आपने कुछ दिन पहले शिंदे गठ के साथ, अभी 10 महीना हो गया आप पे सरकार चल रही है, फिर भी अभी भी आपने एकनाथ शिंदे जी को साइडलाइन करके अभी आप अजीत पवार के पीछे पड़े हो। क्योंकि विनोद तावड़े करके इनका एक नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उनका एक सर्वे रिपोर्ट आया जिसपे क्लियर कट दिख रहा है कि 2023 में जो लोकसभा चुनाव होने वाली है, इस पे भारतीय जनता पार्टी को नंबर्स नहीं मिल रहे, इसलिए वो लोग को एक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं दोनों से इसका जवाब ले लेता हूं। सबसे पहले कृष्णा हेगड़े, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि 17 डिस्क्वालीफाई भी हो गए, ठीक है आपके नंबर बने रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री क्या एकनाथ शिंदे ही होंगे? 16 जी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। 2024 का जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बात नहीं, ये बात क्लियर होगी है सर।
नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गई है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, 40 में से राकेश शेट्टी 16 जी ने- चले गए, 40 में से 24 रहेंगे तो मुख्यमंत्री जो है वो 24 वाला होगा। नहीं, देखिए, ये सब जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये सब स्पेक्युलेटिव है। सुप्रीम कोर्ट, जो सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट है, उनका डिसीजन आ जाने दीजिए, और दूध का दूध और पानी का पानी तब हो जाएगा। आज उस विषय पर बात करके कोई मतलब नहीं है। दूसरी बार राकेश शेट्टी जी ने कहा कि विनोद तावड़े जी का कोई सर्वे था। विनोद तावड़े जी ने कोई सर्वे नहीं लिया था, वो कर्नाटक में थे, मेरे उनसे बात भी हुई और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है मीडिया में भी कि उन्होंने ऐसा कोई रिपोर्ट बनाकर उनके आला कमान को, बीजेपी आला कमान को दिया नहीं था। तीसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी 3 दिन के छुट्टी पे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक दिन वो सतारा में थे, सतारा उनका गांव भी है, वहां पर वो मिनिस्टर शंभूराजे देसाई जी को मिले, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिले, बीजेपी के नेताओं को मिले, वहां पर उन्होंने कलेक्टर जो है सतारा कलेक्टर, उनसे भी उनका मीटिंग हुआ, और दूसरे दिन वो नागपुर में और वसाई विरार में थे। तो शिंदे साहब ने 3 दिन का छुट्टी नहीं लिया, शायद इनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, और ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो ट्विटर पे हमेशा हमारे मित्र संजय राउत जी डाल देते हैं बिना कोई तत्व का। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि शायद मैंने उनका सभी तीनों क्वेश्चन रिप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिवसेना और बीजेपी की जो युति है वो एकदम ताकतवर है। हमारे सभी जो नेता हैं, एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, और कैबिनेट के सभी मंत्री जो है वो एकदम डटकर लोगों के लिए नहीं, अगर अजीत पवार आते हैं तो वो वेलकम है। अगर अजीत पवार आते हैं तो वो वेलकम है, क्योंकि लगातार अजीत पवार ही कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, हर कोई बनना चाहता है। सर, बिटवीन द लाइन्स राजनीति में बहुत कुछ पढ़ा जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री अगर नंबर हो या फिर जो पार्टी के पास ज्यादा नंबर वो आपको सपोर्ट करता है तो बनता है। तो पहले तो नंबर्स आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने पहले भी कहा है कि अजीत पवार साहब अगर खुद आते हैं तो अजीत पवार साहब एक अच्छे नेता है, तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वो हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, हमारा वर्क प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो क्यों नहीं, कोई भी अजीत पवार साहब नहीं, दूसरा भी कोई अच्छा नेता आना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हमारा इस गतिविधि या इस जो डेवलपमेंट में कोई रोल है। इसका मतलब उद्धव जी जब अलायंस करते हैं एनसीपी के साथ तो वो हिंदुत्व नहीं, छोड़ राकेश देते जी, हैं। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 2019 में जो इलेक्शन लड़ा गया था वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे लड़ा गया था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और बाला साहब के आशीर्वाद से शिवसेना और बीजेपी ने लड़ा था। उसके बाद जो उद्धव जी है, उन्होंने ये जो अलायंस है वो तोड़कर वो एक अननेचुरल अलायंस में, अनहोली अलायंस में गए, और उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। अभी आज वो वापस जाके 2024 में तो ये नहीं बोल सकते कि मैं हिंदू पार्टी हूँ, मैं अभी कांग्रेस के साथ हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हूँ और मुझे आप फिर से अपना लो और मुझे वोट दे दो। ये तो महाराष्ट्र की जनता है, एक बार तो उद्धव जी ने उनको दगा दे दिया वोट के नाम पर और उनका वोट हासिल कर लिया, फिर से ऐसा वोट। तभी तो मैं उनसे लीडरशिप का सवाल भी उठा रहा था ना कि क्या ये उद्धव ठाकरे का एक तरीके से फेलियर है क्या, यहाँ पर जो है ना गठबंधन साथ रह पाए। ठीक है, मैं एक बार वापस आता हूँ शेट्टी साहब, एक बार मैं वापस आता हूँ। राकेश जी, आपके पास वापस आता हूँ। हमारे साथ सीमा मलिक भी जुड़ गई हैं, हमारे साथ सीमा मलिक भी जुड़ गई हैं। एक सेकंड वापस आता हूँ। सीमा मलिक, ये क्या है, मतलब एकदम इस्तीफा दे देना, इस्तीफा है एनसीपी अध्यक्ष का या फिर तुरुप का इक्का? देखिए सचिन जी, मुझे पता नहीं कि अब मैं क्या कहूँ इस समय। शायद हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक भावनात्मक पल है ये, और हम सब मतलब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है, और सब लोग हम इतनी मतलब इस समय सब लोग इतने सेंटिमेंटल हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी डिस्कशन इस समय आपके साथ इस तरह के कर पाऊंगी। पर मैं सिर्फ ये आपको एक भावनाएं बतानी चाहूँगी। अपने कार्यकर्ता, हमारे चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा लीडर, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते अपनी पार्टी में अगर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पवार साहब नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। और
मतलब सभी लोग शौक में हैं और बहुत एक भावनात्मक पल है हमारे लिए ये। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपको क्या बोलूं। महाराष्ट्र कितने सीजन हर छोटे से छोटा आया था कि तमाम दलों को अगर एनसीपी को अगर किसी ने जोड़ करके रखा हुआ था तो एनसीपी को अगर किसी ने जोड़ करके रखा हुआ था या रखा हुआ है तो वो शरद पवार ने जोड़ के रखा हुआ था। तभी आज तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता इतने भावुक हैं। कुछ ना कुछ तो मैम सोच रही होगी, पार्टी के भीतर कुछ चल रहा होगा या फिर कुछ बगावत ऐसी हो रही होगी जो उन्हें लगा कि पार्टी को वो अपने इस्तीफे, अपनी कुर्बानी से जो है बचा सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि सब लोग बहुत इस समय बहुत भावुक हैं और मतलब शायद पता नहीं चलता, हम लोग भी इतने दिन से पार्टी में थे, शायद हमें पता नहीं लगा कि हम कितने अटैच हो गए सर के साथ। और आपकी चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सब हम अभी भी उम्मीद है हमें, और हम सब हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं उनसे कि वो हम लोग को इस तरह से मतलब ना छोड़ें और मार्गदर्शन हमारा करते रहें और अपने पद पर हैं, क्योंकि हम लोग अभी मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे। कर दिया उन्होंने कि वापस नहीं आ रहे हैं और हम लोग अभी बहुत उम्मीदवार है कि 5 बजे मीटिंग है, तो देखिए हम अभी ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं वो वापस तो नहीं आ रहे हैं। पार्टी के जो बड़े लीडर्स, देखिए पार्टी के देखिए अभी मीटिंग हो रही है, अभी मेरे ख्याल से अभी शायद वी आर वेरी होपफुल कि शायद वो मान जाए। तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है ये अभी कुछ भी कहना या कुछ भी करना, बहुत एक मैं क्या बोलूं आपको। ठीक है राकेश शेट्टी, आप अपना एक कमेंट पूरा कर लीजिए जो कि आप जवाब देना चाह रहे थे हेगड़े साहब को। फिर उसके बाद जो है कबीर जी मैं आपके पास आता हूं। कृष्णा हेगड़े जी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है और बहुत ही अच्छा काम भी है उनका, मगर उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। जब उन्होंने ये कहा कि हम 19 में साथ में लड़े और अलग हो गए, तो 14 का चुनाव ये दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। रिजल्ट आने के बाद एकनाथ शिंदे जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे। 7-8 दिन के बाद वो लोग अलायंस में शामिल हुए। इसका मतलब ये हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया? ऐसे नहीं होता। पॉलिटिक्स में नंबर गेम होता है। नंबर जिसके साथ है उनको आप लोग इकट्ठा करके आप सरकार बना सकते हैं। इसलिए बार बार ये आरोप लगाना उद्धव ठाकरे जी के ऊपर कि इन्होंने बहुत ही अनहोली अलायंस किया, ये गलत है। आप अजित पवार के साथ अलायंस करते तो ये आपको चल जाता है, मगर उद्धव जी ने अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ किया तो आपको नहीं चलता। आप लोग हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का ये जो करते हैं ना सर्टिफिकेट बांटते हैं, बंद कर दीजिए। जनता समझ रही है, देख रही है और आज के दिन में बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये क्या हो रहा है। और आगे जो चुनाव होगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए एकनाथ शिंदे जी कोई भी महानगर पालिका का चुनाव नहीं करा रहे, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला। ठीक है कबीर श्रीवास्तव, एक कमेंट आपका, इसको नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए विपक्ष का चेहरा देखते हुए अब कौन होगा फिर विपक्ष का चेहरा? यहाँ पर कहीं ना कहीं शरद पवार इकलौते ऐसे नेता थे जिन पर जो है सहमति बन जाती या फिर सहमति बन रही थी। अब अगर वो एनसीपी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते नहीं है, तो कौन? फिर उसके बाद मैं विश्वास जी आपके पास आता हूँ। देखिए सचिन भाई, ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि शरद पवार साहब ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, राजनीति से इस्तीफा नहीं दिया। बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में अब अगर उनको अपनी पार्टी की सारी चीजें ना देखनी हो तो वो बेहतर रूप से जो है सामंजस्य अन्य दलों के बीच में बैठा सकते हैं। और हम तो ये समझते हैं कि ये ज्यादा बेहतर भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए इस बात को भी मान लिया जाए कि शरद पवार साहब के स्वास्थ्य को लेकर या एक उम्र को लेकर के कि उन्होंने कोई फैसला किया है, तो ये फैसला जो उनका फैसला है, ये फैसला एनसीपी को भी लाभ देगा और महाविकास आघाड़ी को भी लाभ देगा, क्योंकि उनके रहते हुए कम से कम एक डिसीजन होगा कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शरद पवार साहब भी निभाएंगे, अन्य लोग भी निभाएंगे। तो हम तो उनके बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शरद पवार जी ने अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर से अपना इस्तीफा एनसीपी पे दिया है तो उनको हम सारे लोग वेलकम करते हैं। इस चीज की गारंटी कैसे हो सकती है जब सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है? अजीत पवार के जाने के अटकलें अब भी जब तेज हैं, दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल भी हैं और फिर उसके बाद सुप्रिया सुले भी हैं। कैसे ये कह सकते हैं कि जो हरेक का जब अपना अपना खेमा है, कि कैसे आप कह सकते हैं कि पार्टी जो उनके जाने के बाद भी एकजुट रहेगी और नया जो भी अध्यक्ष होगा उसके साथ खड़ी रहेगी और इससे किसी प्रकार से महागठबंधन और तमाम किसी थर्ड फ्रंट को नुकसान नहीं होगा? सचिन भाई, शरद पवार जी राजनीति के वो कहरे हैं जिनसे राजनीति खुद कुछ सीखती है। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होगा।
और बड़ा में आप देखिएगा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर जनता के बीच वो सारी चीजें आएंगी। हम समझते हैं शिवसेना के जो शिंदे गुट है उसको बेहतर राजनीति सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है विश्वास जी, आपको बेहतर राजनीति सीखने का मौका मिलेगा इस इस्तीफे से। हाँ जी, हम तो राजनीति सीख रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 2 बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए। करीब करीब 25 राज्यों में हमारी सरकार आ गई है, इसलिए राजनीति अभी हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन मजबूत है, संगठन के तौर पर हम हर एक राज्य में चुनाव जीत रहे। रहा इन पार्टियों का मुद्दा ऐसा है कि ये सब परिवारवादी कांग्रेस के विधायकों को ले लिया, ये परिवारवाद वाली पार्टी है, इनके पास सक्सेशन प्लान कोई होता नहीं है, इसलिए ऐसे सदमे में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमें नहीं मालूम होता कि 3 साल के बाद हमारा अध्यक्ष कौन होगा। इनके पास अध्यक्ष कौन होगा पूरी तरह मालूम होता है, तो परिवार के ही व्यक्ति होती है। इसलिए इन पार्टियों का जो अस्तित्व है ये कुछ सालों का ही होता है। इनके पास कोई लीगेसी होती है, कोई सक्सेशन प्लान होता है। सचिन भाई, पाठक साहब को एक छोटा सा प्रश्न। जी जी जी, मैं ये जेपी नड्डा जी का कभी हुआ चुनाव सेकेंड टर्म? उसको तो मोदी जी ने और अमित शाह ने सिलेक्ट किया। जेपी नड्डा जी का सेकेंड टर्म का चुनाव कब हुआ? कोई बाकायदा चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद वो चुनकर आपने वोट डाला, आपने वोट डाला डेलीगेट मेंबर? बिल्कुल डाला है, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के सब मेंबर्स ने वोट डाला। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप नेशनल मीडिया पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कब हुआ? पूरा डेमोक्रेटिक वे से हमारा बिल्कुल नहीं, गलत बात, गलत। सेकेंड टर्म का चुनाव नहीं हुआ, जेपी नड्डा को डायरेक्टली आपने अध्यक्ष बनाया। चुनाव कब हुआ? पाठक जी, तो मेरे को लगता है बाकायदा चुनाव हुआ, हमारे संविधान में लिखा है चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के नाम बोल दिया अध्यक्ष बन गया। पाठक साहब, आप सीनियर है वहाँ पे, आप डेलीगेट मेंबर रहेंगे, आपने चुनाव किया सेकेंड का, आपने वोट डाला उस चुनाव हो गया है, बिल्कुल चुनाव हो गया है। जो चुनाव हमारी तरफ अध्यक्ष नहीं चुन के आता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है पाठक साहब से। पाठक साहब, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोबारा चुने गए, ये आपका अपना मसला है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि चुनाव हुआ ना हुआ, इससे हम लोगों से कोई लेना लादना नहीं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि नड्डा साहब जब हिमाचल से आते हो, आप हिमाचल हारे और हारने के बाद भी आपने उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, कम से कम आज ये बात? अरे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हिमाचल में हारते हैं पूरा हिंदुस्तान में उनका परफॉर्मेंस गलत है। अरे जो हिमाचल नहीं जीत पाएगा, राज्यों में सरकार आती है जाती है। अब फिर मुझे ये बताओ कि महाराष्ट्र में ये सरकार जब हार गई, एनसीपी को बड़ी मार पड़ रही है, इसका मतलब शरद पवार का अध्यक्ष पद जाना था, गया क्या? वो अध्यक्ष और परफॉर्मेंस अध्यक्ष के ऊपर होता है ना, स्टेट इलेक्शन है ना, स्टेट का अध्यक्ष के ऊपर होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसे ही कहे तो फिर कर्नाटक हार गए तो खारगे साहब को कैसे अध्यक्ष बनाए? कर्नाटक हार गए तो खारगे साहब को, कर्नाटक के जो खारगे साहब है उनको अध्यक्ष कैसे बनाया आपने? अरे किधर हारे आप, भूल गए? तो आपको हिमाचल से नहीं, तो राहुल जी अभी अध्यक्ष तो नहीं है हमारे, उन्होंने तो रिजिग्नेशन दे दिया। अरे बाबा, खारगे साहब है ना बाबा, कर्नाटक में आप हारे तो खारगे साहब को आपने कैसे अध्यक्ष बनाया? हारे ना आप अभी और एक 10-15 दिन रुक जाइए, आपको कर्नाटक का रिजल्ट जल्दी बताऊंगा। नहीं, वो बात में देखेंगे, लेकिन आप जहाँ हारे वहाँ खारगे साहब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हार गए। जहाँ पे भी नहीं, खुद के सीट पे, बाद में राज्यसभा में आए कि जो हिमाचल नहीं जीत पाया उसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे कंटिन्यू किया, ऐसा उन्होंने पूछा, मैंने नहीं। मैंने इसलिए पूछा कि आप पार्टी विद द डिफरेंस है, बाकी को तो आप परिवारवादी कहते हैं, आप कम से कम स्वयं को परिवारवादी नहीं कहते, तो आपकी मजबूरी जानना चाहते थे, और कोई बड़ी बात। ठीक है, विश्वास जी, परिवार है हमारा, परिवार कौन है? मैंने तो आपको कहा ही नहीं, मैंने यही तो कहा कि पार्टी विद द डिफरेंस। बिल्कुल, जय शाह तो एक्सपर्ट है, इसलिए उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना। नहीं, आप लोग तो बिना परिवार वाले लोग हैं ना, और बिना परिवार वाले जब देश की और प्रदेश की राजनीति करते हैं तो जय शाह जो है, जय शाह साहब अच्छा काम कर रहे हैं बीसीसीआई में। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा। ठीक है, मैं एक एक करके कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि फिर ओवरलैप हो रहा है। एक एक करके कमेंट लेता हूँ, ओवरलैप हो रहा है। कपिल श्रीवास्तव ने जिस चीज का जिक्र किया कि चुनाव नहीं होता, फिर किस तरीके से हम ये मान लिया जाए कि वो डेमोक्रेटिक हो जाता है, और फिर ये कहा जा रहा है कि फिर ये एनसीपी के लिए नसीहत कैसे कि नहीं वो परिवारवादी पार्टी है। विश्वास जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद शेट्टी साहब आपके पास आता हूँ, फिर कृष्णा हेगड़े।
मेरा मुद्दा ये था कि भारतीय जनता पार्टी में कौन से परिवार से दोबारा कोई अध्यक्ष बना है। भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा वो भी हमें पता नहीं चलता है, और पूरा संवैधानिक तरीके से हमारी तरफ अध्यक्ष चुना जाता है। जिले का अध्यक्ष रहो, राज्य का अध्यक्ष रहो या केंद्र का अध्यक्ष रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा एनसीपी है ये पूरी परिवारवादी पार्टी है, जिस दिन शरद पवार पक्ष छोड़ने की बात करते हैं तो पूरा कोलैप्स हो जाता है। वही किस्सा कांग्रेस का है, अगर गांधी परिवार से अगर कोई अध्यक्ष नहीं है तो पार्टी तितर बितर हो जाती है। मेरा मुद्दा बस इतना सीमित था। कहाँ हो गई भाई, कहाँ हो गई, खटके साहब हो गए आपके खड़गे जी अध्यक्ष क्या बात कर रहे हैं? अरे जब राहुल गांधी ने ना बोल दिया तब कोई बचा नहीं परिवार में, तब खड़गे जी अध्यक्ष हो गए। ऐसे नहीं। और राहुल जी को लोग चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जैसा आपने कहा परिवार को भी बचा नहीं, खड़गे तक पहुंच गया। अरे नहीं, बिल्कुल। नड्डा साहब के अगेंस्ट भाजपा से कौन लड़ रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? ठीक है, मैं कमेंट सीमा मलिक का भी ले लेता हूँ। सीमा मलिक, इस पर आपका कमेंट। विश्वास जी का कहना है कि परिवारवादी पार्टी परिवार से कोई बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा कुछ चुनाव होना है जो कार्यकर्ता भावुक हो रहे हैं? देखिए, मैं अब आज बहुत ज़्यादा डिबेट के उसमें नहीं हूँ, पर मैं फिर भी कहूँगी आज हम बड़े भावुक हैं, और हम फिर भी मैं कहूँगी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं कि पहले अपनी तरफ वो देखें, फिर दूसरों के बारे में बात करें। कुछ भी जबरदस्ती परिवारवादी है ये वो है, क्योंकि इन लोगों को दूसरों को कोसने के अलावा कोई काम नहीं है। अपनी पार्टी में एक बार आप जाइएगा और एक बार मंथन करिएगा कि आपके यहाँ क्या कितना परिवारवाद है, किसके किसके बेटे क्या क्या बने हुए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और ना मैं इस मूड में हूँ। नहीं तो पूरी लॉन्ग लिस्ट है आपके यहाँ परिवारवाद की, है ना। तो आप अपनी बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार अपनी पार्टी के ऊपर नजर उठाइए और उस पर मंथन करिए, बजाय इसके कि आज मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाह रही थी आज, क्योंकि हम आज खुद बड़े इमोशनल है और हम इस पर कुछ नहीं, पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं इसलिए मुझे आपको जवाब देना ही पड़ रहा है। सच बात ये, अपने ऊपर एक बार देखिएगा। अब दूसरों के घरों में झांकने की आपकी बहुत आदत है, अपने घर में देखिएगा ना कि कितना परिवारवाद है ना, क्या क्या लोग बने हुए हैं, किसके किसके बेटे क्या बने हुए हैं और कहाँ से आ रहे हैं। ये पूरी लॉन्ग लिस्ट है आपकी। बैठ गया बस एनसीपी परिवारवादी है। कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलिए आप, है ना, कुछ भी मत बोलिए थोड़ा, है ना। ठीक है विश्वास जी, अब आप जवाब दे दीजिए। वो कह रही कि जब मैं लिस्ट गिनवाने के लिए आई तो बहुत फिर जो है फिर जवाब देते बनेगा नहीं विश्वास जी से। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि डिबेट चल रही है, शरद पवार जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, इसलिए डिबेट चल रही है। जब हमारी बात है कुछ हुआ नहीं, अभी कोई बना नहीं, कुछ नहीं, आप परिवारवादी है, क्या परिवारवाद चल रहा है। 15 लोगों का पैनल बनाया जिसमें एक अकेले अजित पवार है। यानी इनका अगला भी प्लान जो दिखाई दे रहा है, हम उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये सोची सूची रणनीति है। सुप्रिया ने भी कहा कि बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं सर, अपने ऊपर जगह पे देखिए जाके कितने, पहले एक बार देख लीजिएगा फिर बोलिएगा। पुस्तक का रिलीज हो रहा था, एक बुक रिलीज फंक्शन में ये सब करने की जरूरत क्या थी? अगर उनको राजनीति छोड़नी थी, इस्तीफा देना था। अरे सर, महाराष्ट्र में जो इतने लोग मर गए ना, इसलिए एक सम्मान देने के लिए आपने महाराष्ट्र में इतने लोग मर गए, पहले उन पे ध्यान दीजिए। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें मत बताइए। ध्यान बटोरना इतनी इनकी राजनीति है, और आप कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है। कहाँ राष्ट्रीय नेता है? 50 के ऊपर भी महाराष्ट्र में उनको सीटें मिली नहीं। कोलिशन गवर्नमेंट में ठीक है वो मंत्री बन गए, लेकिन ठीक है आपका अंदरूनी मामला है वो। जी सीमा मलिक जी जवाब दीजिए। अरे अंदरूनी मामला और आपका, अरे सर महाराष्ट्र में एक पुरस्कार समारोह में इतने लोग मर गए, उसकी इनको चिंता नहीं है क्या? क्या आपका वहाँ पर क्या है? आपकी पार्टी है, आपको कोई चिंता नहीं है? आप हमारे पुस्तक समारोह में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। आपके यहाँ लोग बिना पानी के, बिना खाने के इतने लोग मर गए, उसकी चिंता नहीं है आपको? आपके यहाँ जो किसानों का हाल हो रहा है उसकी चिंता नहीं है आपको? हमारे पुस्तक समारोह में क्या होना चाहिए ये हमसे पूछ के करेंगे आपने, है ना। अरे अपनी आप बात करिए, इतने लोग जो मर गए बिना पानी खाने के, आप एक पुरस्कार वितरण समारोह था जिसमें कि आप 10 लोगों को बुला के भी कर सकते थे। क्या जरूरत थी आपको शक्ति प्रदर्शन करने की वहाँ पर? ये इस तरह से होते हैं क्या पुरस्कार वितरण? कोविड पीरियड में 100 लोग मुख्यमंत्री घर में बैठे हुए थे, मंत्री लोग घर में बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में मर गए, जिसको बोलते हैं ना, डाइड।
शायद आप इसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पुस्तक समारोह में क्या हो रहा है। अपने आप को देखिए पहले। वैसा मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी। हम लोग बड़े वापस ड्यूटी पे लिया, खारगर का क्या हो गया? ठीक है, कृष्णा हेगड़े। खारगर में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। वहां पर पूरा सिस्टम था, वहां पर जो है पूरे जो उनके डिवोटीज थे पूरे वहां पर पूरे सिस्टमेटिकली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, सब व्यवस्था हमने किया था। लेकिन जो हुआ है वहां पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हम मानते हैं। लेकिन सरकार ने वहां पर कॉम्पेंसेशन भी दिया है और उसके बाद भी सर सरकार कोविड के दौरान सर ऑक्सीजन की कमी, बेड्स न मिलना, वहां से सर जब वहां से डेथ्स होती हैं तो वो जो है वो मिसमैनेजमेंट उनका आपके यहाँ जो है समारोह में हो जाते हैं। इतना बड़ा हादसा सर, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है। बहुत अच्छा काम किया महाविकास अघाड़ी ने। जीआर 2 दिन में इशू किया था। 2 दिन में सरकार ने जीआर इशू किया कि इसके बाद दोपहर को कार्यक्रम स्टेट में नहीं किया जाएगा ओपन ग्राउंड पर। तो सरकार ने वो जो खारगर में हुआ उसके लिए भी कदम उठाए और उसके बाद के लिए भी कदम उठाए। कुछ भी नहीं, लेकिन किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया ना मैडम। जो जानबूझ के तो सब कोविड भी नहीं आया ना। मत कीजिए कृष्णा जी, जानबूझ के तो कोविड भी नहीं आया था ना। क्या मतलब होता है जानबूझ के कोई मारता है किसी को क्या? दिस इज द टोटल मिसमैनेजमेंट। इसको मिसमैनेजमेंट बोलते हैं कृष्णा जी। उसको आप नहीं देखते हैं। आप लोगों को दूसरों के नहीं बोलते। अफेयर्स में रहता है, जबकि मैं तो आज बिल्कुल भी बोलने के मूड से नहीं। और गवर्नमेंट सेंसिटिव है, गवर्नमेंट सेंसिटिव है। गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू द कारगिल इशू एंड टू द विक्टिम्स ऑफ कारगिल। ठीक है, राकेश शेट्टी आप जवाब दे रहे थे मिसमैनेजमेंट। देखिए जो डिबेट तो अभी दूसरे डायरेक्शन पे चला गया। डिबेट शुरू हुआ था शरद पवार जी को लेकर, मगर जैसे पाठक साहब बता रहे थे और कोविड का बता रहे थे। कोविड के समय का 2 ही बात है कि उद्धव ठाकरे जी का जो काम था उसको सभी लोग ने बहुत ही सराहा। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया और महाराष्ट्र में जो वर्क फ्रॉम होम था और दूसरे लोग को बोला गया कि हेगड़े जी 2 मिनट दीजिए, मैं बात पूरा करूं। नहीं, आई एम वर्किंग। सुन लीजिए ना हेगड़े जी, क्यों आप सब घर पे बैठिए, बोला गया था और क्या बोला गया? सेंसिटिव है आप सब मामले। मेरी तरफ से भी थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कोविड के टाइम पे जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया उद्धव जी ने, बहुत ही अच्छा किया। और दूसरा, मैं गुजरात का प्रभारी था, मैं गुजरात दौरा कर रहा था। गुजरात में सरकार ने जिस तरह डेथ के नंबर्स को छुपाया गया, जैसे हमने देखा वहां पे कि सूरत पे लाशों के ढेर पड़े थे, बट डेली डेथ टोल जो बता रहे थे वो 5 से 10 बता रहे थे। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सबसे अच्छी उपलब्धि है कि जो हो रहा था वो पब्लिक और मीडिया के सामने था। दूसरी बात, जो हमारे महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार हुआ उसके बारे में कृष्णा जी बोल रहे थे कि जो हुआ दुर्भाग्य, मैं मानता हूं वो नहीं होना चाहिए था, मगर इतना बड़ा समारोह लेकर आपको अमित शाह को लाना था, इसलिए ये कार्यक्रम दोपहर के वक्त लिया। और आप देखा रहेगा कम से कम 2 से 3 लाख गलत बात है वहां पे। सुन लीजिए, गलत है तो आप उसको टोकिए, बाद में करेक्ट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, 18 घंटे तक लोगों ने कुछ नहीं कहा था और उसमें भी 13 लोग का आप डेथ टोल बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, खुद अजित पवार उस साइट पे गए थे, हॉस्पिटल में गए। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में रिपोर्ट तक नहीं किए, डायरेक्ट डेड बॉडीज को अपने अपने गांव लेके गए। तो ये जो हुआ, अभी जो पाठक साहब ने कहा ना कि उनको ऑफिस में बैठ के रेजिग्नेशन देना चाहिए था, तो अमित शाह के लिए इतना बड़ा खारगर में 16 करोड़ पब्लिक मनी यूज किया गया। 16 करोड़, आपको पता है 25 लाख रुपया दिया जाता है, जो ये पुरस्कार जिन संस्था हो, जिस व्यक्ति को दिया जाता है। और धर्माधिकारी जी की तरफ हम सबका बहुत अच्छा भावना है, उनका जो योगदान है वो बहुत ही जबरदस्त। मगर उस कार्यक्रम में इन्होंने 16 करोड़ खर्चा किया भारत सरकार ने और लोगों को खाना तक नहीं दिया गया। तो इसको मिसमैनेजमेंट बोलते हैं। आप एक्सीडेंट बोल रहे हैं जी, मगर मेरा ये कहना है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिसमैनेजमेंट हुआ, इसको आपको मानना चाहिए। ठीक है, राजपुंज एक कमेंट आपका। जी सचिन जी, देखिए जिस प्रकार से आज बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की राजनीति करते हैं, अनहोनी हुई है और उसमें किसी ने जान के नहीं की। इस प्रकार से अव्यवस्था
बता देना और इस प्रकार से कहना, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल क्षमा बिल्कुल उन परिवारों के प्रति सहानुभूति है, पूरी सरकार उसके प्रति नतमस्तक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रकार से इस चीज के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज मुद्दा ये नहीं है, लेकिन ये एक तरफ मोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ जहाँ शरद पवार जी की बात है, उनका निजी मामला है, वो क्या उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, उनकी प्रवक्ता सीमा जी यहाँ पे बैठी, तो वो बता पा रही है उस समय जो भी स्थिति है उनके यहाँ चल रहा है। बाकी दूसरी तरफ इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो भी लोग ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब देखना यह है कि क्योंकि हर चीज जो है कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड होती है राजनीति में, इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होता है, जो तस्वीर सामने आई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। 4 तारीख को पहले चरण का चुनाव है यूपी निकाय का, फिर उसके बाद 11 तारीख को दूसरा चुनाव है। आज हमने देखा कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम बीजेपी के बड़े नेता लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। भूपेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार और स्वागत है इंडिया न्यूज पर, और धन्यवाद वक्त देने के लिए। जी। कैसा दिन जा रहा है? बिल्कुल एकदम घड़ी करीब आ रही है, एकदम जो है चुनाव प्रचार खत्म होने की, फिर उसके बाद जनता ही जनार्दन होगी 4 तारीख को। निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में हैं और अपने एजेंडे के साथ जो भी काम हम लोगों ने किए हैं डेवलपमेंट के, उनको काम को लेकर हम जनता के बीच में हैं। पहले चरण में 4 तारीख को मतदान होना है। उस मतदान में बीजेपी 10 नगर निगम है और 104 नगर पालिका हैं और नगर पंचायतें हैं। इस बार हम लोगों ने सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में प्रत्याशी घोषित किए हैं और 14,000 वार्ड हैं। वार्ड में भी 90% वार्ड हम लोगों ने पार्टी के प्रत्याशी के घोषित करके हम जनता के बीच में हैं, जबकि अन्य विपक्षी दलों के लोग 30-35% तक ही सभासद घोषित के प्रत्याशी घोषित कर पाए हैं और ये भाजपा की बड़ी उपलब्धि है। और हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने जो काम किए, उस कामों को लेकर जनता के बीच में है। हमारा जो एजेंडा है सुरक्षा का, डेवलपमेंट का, उसके साथ जनता के बीच में है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की महान जनता योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में नगर निकायों में बड़ी सफलता भाजपा को मिलेगी। सर, फिलहाल ये कहा जा रहा है, जैसे कि आज खुद योगी आदित्यनाथ भी जिस वक्त कर रहे थे, उससे पहले भी, कि रंगदारी नहीं है, माफियागिरी नहीं है और किसी तरीके का भय नहीं है, उत्तर प्रदेश में विकास, डबल इंजन की सरकार, इस पर वोट डलेगा। कहीं ना कहीं पहले हमने देखा है निकाय का जो चुनाव, पंचायत का जो चुनाव, ब्लॉक का जो चुनाव, महापौर का जो चुनाव होता था, वो चुनाव भी लड़ा जाता था कि गली मोहल्ले नुक्कड़, वहां पर खड्डा नहीं है या नाली नहीं है या इस तरीके की चीजों के ऊपर। ये चुनाव भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सेंट्रल इश्यूज पर, बड़े मुद्दों पर कर दिया है? नहीं, हमारा जो एजेंडा है और हमारी सरकार में जो काम किए डेवलपमेंट के काम, और पूरे उत्तर प्रदेश का आज माहौल जो बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है और जो अपराधी हैं, अपराधियों की क्या स्थिति है सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आज माहौल बहुत अच्छा है और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग निवेशक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जनता के बीच में तो रखेंगे ही हम लोग, हमारा अधिकार है जो अच्छा हमने किया उस। और बाकी जो नगरीय निकाय क्षेत्र में, चाहे स्वच्छता से जुड़े बड़े विषय हों, सीवर से जुड़े विषय हों, साफ सफाई से जुड़े विषय, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, और जो नई बसावट है, बसावट को आवश्यकता अनुसार उसको करने की, वो सारे हम जनता के बीच में रख रहे हैं। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है या सरकार के अन्य मंत्रियों का, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सरकार के मंत्री जी हों या हमारे मान्य सांसद हों, विधायक हों, सारा संगठन आप अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं और हम अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़े हैं। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्रचार यहां पर कर रहे थे अखिलेश यादव भी। उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि देखिए फिरोजाबाद में जो है नोट बांट रहे हैं आपके लोग। फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को जो है उन्होंने कूड़ा बना दिया है यहाँ पर, इस कारण से वो ये जो मेन इश्यूज हैं पंचायत के या ब्लॉक स्तर के, ये जो महानगर पालिका के जो मेन इश्यूज हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ बात नहीं कर रहे। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और जिन विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमने नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो काम किए हैं
उन कामों को बताने का अधिकार तो है हमारी पार्टी का। और मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने 6 वर्षों में जो काम किए उसका प्रभाव सर्वहारा है जी, सब जगह दिखाई देता है। और ये लोग सीजनल लोग हैं, चुनाव जब आता है तो खड़े हो जाते हैं, गठबंधन बना जाते हैं। और आप देखते होंगे जो गठबंधन के पुराने साथी हैं उनकी राय क्या है इनके बारे में, मुझे उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। इस चुनाव में एक चीज और भूपेंद्र जी जो खास ध्यान देने वाली है, काफी जो है पत्रकार भी चुनावी पंडितों से पढ़ रहे हैं कि एक भी कोई भी ध्रुवीकरण वाला बयान हमने देखा है कि नहीं आया किसी मंच से, आपके पार्टी के नेता द्वारा कोई 80-20 का कमेंट नहीं आया, कोई कब्रिस्तान वाला कमेंट नहीं आया, कि मतलब एक नए तरीके का चुनाव जो है, एक नए तरीके की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले करने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मुसलमानों को सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में गरीब कल्याण। पुरानी सरकारों ने जो वोट बैंक के आधार पर भेदभाव किया था, वो उस भेदभाव का परिणाम लोगों ने उन्हें दिया है, उन्हें सजा उन्हें दी है उस बात की। हम लोगों ने जो अच्छा काम किया, जो काम किया है वो काम गिनाने का अधिकार तो हमारा है ही। हमने अच्छा काम किया उस बात को हम कहेंगे ही। जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों का आप देखो, उनका 2012 से 17 तक देखो, उससे पहले माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, बहनों के साथ छेड़छाड़ और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले कर देती और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। तो हम लोगों ने उसमें, हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं है, दंगा मुक्त प्रदेश बना है। और आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अपराध की स्थिति बहुत, आप देखो अपराध आज न्यूनतम स्तर पर है। और उसका प्रभाव है कि आप देखो पूरे दुनिया भर के इन्वेस्टर आज उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा रहे हैं, लगाने के लिए आतुर हैं, और उसी का ही कारण है कि बड़ी संख्या में रोजगार आने वाला। क्या ये प्रयोग 2024 के लिए लोकसभा की सीटों के लिए है? हम, क्योंकि इससे पहले सीधा कहा जाता था ना कि 20 का तो वोट ही नहीं चाहिए। बहुत जिम्मेवारी से ये कहता कि हम लोगों ने, हमारा जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, गरीब कल्याण, सुरक्षा का, वो सारे चुनावों में ये विषय रहता है। और जो काम हमने किए हैं वो जनता को हम बताएंगे। वहीं आज बहन जी का भी ट्वीट सामने आ गया कि बीजेपी देखिए सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर के आती है और उनसे बचे। हम लोगों ने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में, हम कमरों में बैठ के ट्वीट नहीं करते, हम एसी में बैठ के कोई इस प्रकार के काम नहीं करते। हम जनता के बीच में है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में है। जो काम हमने किए हैं उसी आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। नगर निकाय, आप देखो नगरों की सरकार का चुनाव होना है और सारे जितने भी सरकार, चाहे राज्य की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार जो फंडिंग करती है अलग योजनाओं में, तो उसमें सारा काम नगर निकाय तो करते हैं, नगर पालिका, नगर निगम ही करते हैं जी। तो शहरों को बेहतर करना है, शहरों को सजाना है, संवारना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सरकार नगर निगमों, नगर पालिका में हो, और ये ट्रिपल सरकार की कल्पना है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, हमें वक्त देने के लिए और एक बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि अगर हमने विकास किया है तो विकास की बात तो हम करेंगे ही, अगर हमने विकास किया है तो उस विकास को लेकर के ही हम आगे चलेंगे। यानी रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक।